एक काम करो, आज रहने देते हैं। हमारे पास अभी भी एक दिन का समय है। जब तक सेठ आएगा तब तक हम अपना काम और इस हरिया का काम भी तमाम कर चुके होंगे। कहते हैं लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन क्या हो अगर वही लालच किसी की जान ले ले। फरवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था। ठंड अब भी हड्डियों को जमाने वाली थी। इस ठंड के महीने में हरिया का परिवार ठंड से ठिठुर रहा था। अपने परिवार को बचाने के लिए हरिया के पास ढंग का कंबल तक नहीं था। हरिया बहुत ही गरीब था और अपने परिवार के साथ बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। हरिया को कभी काम मिल जाता तो कभी नहीं। बाकी के दिन वो और उसका परिवार पानी पीकर दिन गुजारते थे। सुनिए जी, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। घर में अनाज नहीं बचा है। कल तो मैंने अपने पड़ोसन से थोड़ा आटा मांगकर रोटियां बना दी थीं, लेकिन आज तो ना चावल है ना आटा। मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी काम मिल जाता है तो कभी नहीं। मैं सुबह ही गया था, किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। फिर भी मैं अभी जाकर दिखाता हूँ। तुम एक काम करो। तुम आज क्या करूँ रजनी? मैं भी पड़ोसन से कुछ आटा नहीं तो चावल मांग कर लेकर आओ और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना दो। आपको क्या लगता है मैं कोशिश नहीं की? मैं सुबह गई थी, लेकिन पड़ोसन ने 4 बातें सुना दी। उन्होंने मुझे कुछ भी देने से मना कर दिया और ऊपर से बेइज्जती हुई, वह अलग। मैंने अपनी दूसरी पड़ोसन से भी मांगा, उसने भी मुझे देने से मना कर दिया और बहाना बना दिया कि उनके ही घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि अब उनके बच्चे हलवा पूरी खा रहे थे। मुझे इतना तो समझ आ गया है, जब अच्छा समय हो तब सब लोग अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है लोग हमें देखकर घर के अंदर भागने लगते हैं। कोई हमारी मदद नहीं करता। मेरी सबसे अच्छी सहेली टीना ने जब मुझे किसी और से मांगते हुए देखा तो मुझे देखकर वह अपने घर में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे यह देख बहुत बुरा लगा। मुझे नहीं लगता इस बुरे समय में हमारी कोई सहायता करेगा। हमें अपनी सहायता खुद ही करनी होगी। आप जाइए और कुछ ना कुछ करके बच्चों के लिए कुछ खाने को लेकर आइए। मैं बच्चों को ऐसे तड़पते हुए नहीं देखना चाहती। तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ और मैं कुछ ना कुछ लेकर ही आऊँगा। मैं वादा करता हूँ हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं अभी जाता हूँ। हरिया सेठ के पास काम मांगने चला जाता है। मालिक मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मुझे कुछ काम दे दीजिए। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मालिक, कल से उन्होंने कुछ नहीं खाया। आज अगर मैं खाली हाथ घर गया तो उन्हें आज भी भूख नहीं सोना पड़ेगा। कृपया मुझे काम दे दीजिए मालिक, कुछ भी काम चलेगा। मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, थोड़ा रुको तुम। महेश में क्या कह रहा था तुमको? वो जो कल एक बोरी में जो सामान बचा था उसे तुम 4 बजे तक टिंकू व्यापारी के घर पहुंचा देना। पर मालिक, वो तो यहाँ से काफी दूर है। वहां तक पहुंचना 3 घंटों में नामुमकिन है। ऊपर से ये सामान भी ले जाना है, वो अलग। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम कुछ भी करो, लेकिन यह 3 घंटे में पहुंच जानी चाहिए। तुम ऐसे किसी व्यक्ति को यह काम दो जो फुर्तीला हो और 3 घंटे में उसके गांव पहुंच जाए। हम उसे दुगनी मजदूरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये काम 3 घंटे में हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत गुस्सा करेगा और वह हमसे व्यापार करना भी छोड़ देगा। मेरा इसमें बहुत बड़ा घाटा होगा। यह सारी बातें हरिया सुन लेता है और हरिया बोलता है, माफ़ी चाहता हूँ मालिक, मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन मालिक ये काम मैं कर सकता हूँ। मैं 3 घंटे के भीतर ये बोरी देकर आ जाऊँगा। मुझ पर एक बार यकीन करके देखिए मालिक। क्या तू सचमुच 3 घंटा में यह बोरिया वहां तक पहुंचा सकता है? अगर यह तूने कर दिखाया तो मैं तुझे दुगनी मजदूरी दूंगा, लेकिन अगर तूने लापरवाही की और तू वहां पर 3 घंटे के भीतर नहीं पहुंचा तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तू सचमुच कर सकता है तो ही लेकर जा, वरना मैं किसी और आदमी को देखता हूं। मैं तेरी वजह से अपना नुकसान नहीं कर सकता।
नहीं मालिक, मैं सच कहता हूँ। मुझ पर एक बार यकीन करके देखिए, मैं ये बोरियां पहुंचा दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है, तो ये बोरी उठा और जल्दी से निकल, और काम समय पर हो जाना चाहिए। हरिया वह 2 बोरियां अपने सर पर लादे हुए निकल पड़ता है। चलते चलते उन बोरियों की वजह से हरिया का सिर दुखने लगता है, लेकिन फिर उसे अपने भूखे बच्चों की याद आती है और फिर चल पड़ता है। जब हरिया जंगल के रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक आदमी नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है। यह बाबा कौन है और इन्हें क्या हुआ है? लगता है इन्हें तो चोट भी लगी है। पता नहीं इनके साथ क्या हुआ है। क्या करूं? अगर इन्हें यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया तो पता नहीं ये मर भी सकते हैं। मुझे उनकी जान बचानी होगी। लेकिन अगर मैं ये बोरियां समय पर लाल सिंह के यहाँ नहीं लेकर गया तो मालिक बहुत गुस्सा करेंगे। दुगनी मजदूरी तो छोड़, वह मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। ऊपर से मैंने उन्हें वादा भी किया है, मेरी वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। एक तरफ मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और दूसरी तरफ किसी की जान का सवाल है। मैं करूं तो क्या करूं? हरिया बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। नहीं नहीं, ये गलत है। मैं इन्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। इनके जान का सवाल है। अगर आज मैंने उनकी जान नहीं बचाई तो जिंदगी भर मुझे इस बात का गम रहा रहेगा कि मैंने मुसीबत के समय इस बुजुर्ग को मरने के लिए छोड़ दिया, जबकि मैं उनकी मदद कर सकता था। यह बात मुझे जीने नहीं देगी। मैं और मेरा परिवार तो एक दिन भूखा रह लेगा, लेकिन अगर इनकी जान एक बार चली गई तो दोबारा किसी भी कीमत पर लौट कर नहीं आएगी। इस दुनिया में जान के अलावा और कोई भी चीज़ कीमती नहीं। मुझे इनकी मदद करनी होगी। हरिया वो बोरिया वहीं रखकर उस आदमी को वैद्य जी के पास लेकर जाता है। वैद्य जी उन्हें देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इनको क्या हुआ है और तुम कौन हो? जी, मेरा नाम हरिया है। मैं पास के गांव का ही हूँ। और वैद्य जी, मैं नहीं जानता इनको क्या हुआ है। ये मुझे जंगल के रास्ते में मिले थे, तो मैं आपका पता पूछ पूछ कर यहाँ तक आया हूँ। आप जल्दी से इनका इलाज कीजिए। वैद्य जी उस आदमी का इलाज करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बाहर आकर हरिया से कहते हैं, उन्हें दिल का दौरा आया था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। तुम जानते हो तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुम जिन्हें यहाँ लेकर आए हो, क्या तुम्हें पता है वो कौन है? मुझे नहीं पता वह कौन है। मैंने तो बस इंसानियत के नाते उनकी मदद की है। वह चाहे कोई भी हो, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन मैं उन्हें ऐसे रास्ते में तड़पते हुए नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गया। तुमने बहुत नेकी का काम किया है। तुम जिन्हें यहाँ लेकर आए हो वो इस गांव के सबसे रईस आदमी होशियार सिंह जी हैं। उनसे बड़ा रईस आसपास के 100 गांव में भी नहीं है। तुमने उनकी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। जब उन्हें पता चलेगा तो तुमसे बहुत खुश होकर तुम्हें निहाल कर देंगे। वेद जी, मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। मैं एक बहुत ज़रूरी काम से जा रहा था। घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे जल्दी से वह काम करके घर लौटना है। क्या बात कर रहे हो? रुको, मैं अभी तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। तुम अपने घर पर खाने के लिए लेकर जाओ। नहीं नहीं वेद जी, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मेरी इनाम की कमाई नहीं लेना चाहता। मुझे बस मेरी मेहनत की कमाई चाहिए। अगर मैं यह इनाम आपसे ले लूँगा तो इंसानियत के नाते जो मैंने पुण्य कमाया है वह मैं बेच दूँगा। और मैं अपना पुण्य बेचना नहीं चाहता। मुझे इसकी कीमत नहीं चाहिए। उनकी जान बचाने के बदले मैं आपसे पैसे लूँ? बिल्कुल भी नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब निकलना होगा। मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर हरिया वहां से निकल आता है। तभी रास्ते में उसे सेठ मिल जाता है। नालायक, तू कहाँ मर गया था? तेरी वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। उस टिंकू व्यापारी मुझे खरा खोटा सुनाया। जब तेरे ये काम नहीं हो रहा था तो तूने हाँ क्यों की? मैंने सोचा अगर तू ये काम ठीक से कर देता तो मैं तुझे आगे काम पर रख लेता, पर तू किसी काम का नहीं निकला। ऐसा मत कीजिए मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए। दरअसल रास्ते में एक आदमी बेहोशी के हालात में पड़ा हुआ था। मैं उसे लेकर वेद जी के पास गया था। अगर मैं यह बोरी पहुंचा देता तो उस आदमी की जान चली जाती। मालिक, इस बोरी से ज्यादा कीमती उस आदमी की जान थी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जवान लड़ाता है। अगर वह आदमी मर जाता तो क्या, आज ना कल तो उसे भी मरना ही है।
लेकिन तूने उस आदमी के लिए मेरा इतना बड़ा नुकसान करवाया। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरा काम है, और जो लोग मेरे काम को ईमानदारी से नहीं करते, ऐसे लोगों को मैं लात मारता हूँ। चल निकल यहाँ से। ऐसा मत कीजिए मालिक, मेरे बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं, मेरी मदद कर दीजिए। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मैं अभी ये बोरी पहुंचा कर आता हूँ। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हें पहुंचानी थी तुमने नहीं पहुंचाई। अब इस बात का कोई फायदा नहीं। और तुझे तेरी बच्चों की भूख प्यारी थी या उस आदमी की जान? तेरे जैसा नीच आदमी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तू कहता है तेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और तू दूसरों की जान बचाते फिर रहा है। तुझे अपने बच्चों की इतनी ही पड़ी होती तो तू सबसे पहले मेरा काम करता, ना कि लोगों की जान बचाते फिरता। तुझे समाज सेवा करने का बहुत शौक है ना? अब तू और तेरे बच्चे भूखे ही मरेंगे। चल निकल यहाँ से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हरिया उदास होकर घर चला जाता है। घर के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। हरिया अपने घर के बाहर ही बैठे रोता रहता है। तभी उसे घर के अंदर से अपनी पत्नी की आवाज आती है, जो बच्चों से कह रही होती है, थोड़ी देर और बेटा, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना लाने गए हैं। आज तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, तुम्हें पेट भरकर खाना मिलेगा। बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो। यह सारी बातें सुन हरिया के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। उसकी घर के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं होती। वह घर के बाहर ही बैठा होता है। तभी थोड़ी देर बाद जब उसे बच्चों की आवाज आनी बंद हो जाती है तो वह घर के अंदर जाता है। उसे देख उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ जी, आज भी कुछ नहीं मिला? और फिर हरिया रजनी को सारी बातें बताता है। आप सब्र रखें, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर सब देख रहा है। आपके उस पुण्य का हिसाब जरूर होगा। यहाँ कोई भी किया गया पुण्य बेकार नहीं जाता, सबका हिसाब होता है। आपने अपने बच्चों के बारे में ना सोचकर उसे अनजान आदमी की मदद की है। देख लेना, ईश्वर एक दिन हमारी मदद जरूर करेगा। इसी उम्मीद से दोनों रात में पानी पीकर भूखे ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब सेठ होशियार सिंह को होश आता है तब वैद्य जी उन्हें सारी बातें बताते हैं। तो होशियार सिंह बोलता है, क्या बात कर रहे हो वैद्य जी, आपने उस आदमी को रोका क्यों नहीं? हम उसका धन्यवाद करते, उसने हमारी जान बचाई है। उसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, नहीं तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं रहता। सेठ जी, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत मुसीबत में था। वो कह रहा था कि उसके बच्चे भूखे उसका इंतजार कर रहे हैं। सेठ जी, उसके हालात बहुत खराब थे। मुझे लगता है उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। मैं तो उस वक्त होश में नहीं था। तुम उसे कुछ पैसे दे देते, बदले में मैं तुम्हें कई गुना पैसे दे देता। सेठ जी, मैंने उसकी मदद करनी चाहिए थी। मैं उसे पैसे भी दे रहा था, लेकिन वो बहुत खुददार निकला। उसने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैंने ऐसा आदमी तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कोई इतना भी ईमानदार और खुददार हो सकता है, ये मुझे नहीं पता था। हम अभी के अभी उसके गांव जाकर उसे इनाम देना चाहेंगे। सेठ जी, अभी आपको आराम की जरूरत है, आप कहीं मत जाइए। नहीं वैद्य जी, हम जब तक उसे आदमी से मिल नहीं लेते हमारा मन नहीं मानेगा। हम उसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं, और जैसा कि तुम बता रहे हो वह बहुत कष्ट में है। उसने हमारी जान बचाई है। हम उसे किसी बात का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। हम अभी उसके पास जाते हैं। ऐसा कहकर सेठ जी हरिया के घर पहुंच जाते हैं। घर में हरिया और उसकी पत्नी दोनों निराश होकर बैठे होते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है। हरिया और उसकी पत्नी बाहर जाते हैं। होशियार सिंह अपने आदमी के साथ होता है और उसके आदमी के हाथों में सोने के सिक्कों से भरी पोटली होती है। हरिया सेठ जी को देख चौंक जाता है और बोलता है, अरे सेठ जी, आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ बेटे, ये जिंदगी तुम्हारी ही देन है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं रहता। तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, इसे स्वीकार करो बेटा। नहीं सेठ जी, मैंने यह सब पैसों के लिए नहीं किया है। मैंने तो इंसानियत के नाते आपकी जान बचाई है। मैं इसे पैसों में नहीं तोल सकता। जान बहुत कीमती होती है सेठ जी। पैसे लेकर मैं इस बात का सौदा नहीं कर सकता।
मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। वाह बेटे, सचमुच मैंने तुम्हारे जितना ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा। तुम बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हारे लिए सब करने के लिए तैयार हैं। सेठ जी, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मुझे काम दे दीजिए। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। इस काम से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहूँगा, लेकिन यह इनाम की कमाई मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरे मेहनत के पैसे चाहिए। बस आप मुझे काम दे दीजिए, आपका बहुत एहसान रहेगा। एहसान तो तुमने मुझ पर किया है, वह भी इतना बड़ा कि मैं काम देखकर भी नहीं चुका सकता। फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो तुम आज से ही मेरे यहाँ काम करोगे। और हाँ, अब तो तुम्हारे परिवार के लिए कुछ तो पैसे ले लो ताकि तुम्हारा परिवार भूखा ना रहे। उसके बदले में तुम मेरे यहाँ काम कर लेना। ठीक है मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिया और रजनी बहुत खुश हो जाते हैं। सेठ जी के जाने के बाद रजनी हरिया से कहती है, देखा आपने, मैंने उस दिन आपसे कहा था ना कि इस पुण्य का आपको एक दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा। आप कितने दिनों से काम की तलाश में थे, लेकिन कोई आपको काम नहीं दे रहा था, मगर इन सेठ जी ने तो घर पर आकर आपको काम दिया है। कितनी बड़ी बात है। हाँ रजनी, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। सेठ जी ने मुझ पर भरोसा कर मुझे काम दिया है। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सेठ जी के यहाँ काम करूँगा। उन्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दूसरे ही दिन हरिया सेठ जी के घर जाता है। सेठ जी अपने मुनीम से बात कर रहे होते हैं। तभी हरिया को देख मुनीम कहता है, कौन है तू? अंदर कैसे आया? तेरी हिम्मत कैसे हो गई सीधा सेठ जी के पास आने की? तुझे बाहर किसी ने रोका नहीं? निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। मुनीम, जुबान संभाल कर बात करो। इसे मैंने यहाँ बुलाया है। इसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये हमारे दिल के बेहद करीब है। और हाँ मुनीम जी, याद रहे, इसे किसी बात का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आज से हम आपका काम कम कर रहे हैं। आज तक आपके कंधों पर मैंने बहुत बोझ डाल दिया था, अब वह बोझ मैं उतार रहा हूँ। आज से हमारे मजदूरों का हिसाब किताब हरिया देखेगा। हरिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे यहाँ जितने भी मजदूर काम करते हैं, उन सब की तनख्वाह का हिसाब तुम रखोगे। और तुम्हें अगर और मजदूरों की जरूरत पड़ी तो तुम उसे भी काम पर रख सकते हो। ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी, किसे काम पर रखना है और किसे नहीं, ये सब तुम देखोगे। तुम सारे मजदूर पर ध्यान रखोगे। मालिक, इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या मैं संभाल पाऊंगा? मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए मालिक, मैं इस लायक नहीं हूँ। हमें तुम पर पूरा भरोसा है बेटे कि तुम ये काम पूरी ईमानदारी से करोगे। और हम पूरे दिल से तुम्हें ये काम सौंपना चाहते हैं, क्योंकि हमें तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है। यह सारी बातें सुनकर मुनीम के तन बदन में आग लग जाती है। वह अंदर ही अंदर हरिया से जलने लगता है। इस होशियार सिंह को हो क्या गया है जो इस भिखारी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है? जो काम आज तक मैं कर रहा था वो आज कल का आया हुआ लौंडा करेगा। इसने एक दिन में ही इस होशियार सिंह का विश्वास कैसे जीत लिया? अगर ये मेरे काम में मेरे साथ शामिल हुआ तो इसे सब पता चल जाएगा कि मैं इतने सालों से इस होशियार सिंह को कैसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ। फिर तो मेरी कमाई होना बंद हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे इसका कुछ पक्का बंदोबस्त करना ही होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन होशियार सिंह हरिया से कहता है, हरिया, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। हरिया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मुझे शक है कि हमारे करीबी ही हमें धोखा दे रहे हैं और हमसे छल कपट कर पैसे निकाल रहे हैं। इसलिए तुम थोड़ा सावधान रहना। देखो बेटा, तुम मेरे बेटे की तरह हो। भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दी, लेकिन आज तुम्हें मेरे पास भेजा। शायद मेरी संतान होती तो तुम्हारी जैसे ही होती। मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ बेटा। मुझे यहाँ किसी पर भरोसा नहीं। तिजोरी में जितने भी धन दौलत है वह सब मैं तुम्हारे भरोसे पर छोड़ जा रहा हूँ। मैं ये सब अपने साथ नहीं ले जा सकता और मैं यहाँ पर किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। तुम मेरे आने तक यहीं रहोगे और तिजोरी का ध्यान रखोगे। सेठ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अपने जान से भी ज़्यादा इस तिजोरी का ध्यान रखूंगा। मैं आपके धन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप निश्चित होकर शहर जाइए।
जब मुनीब को इस बात का पता चलता है कि सेठ 2 दिन के लिए शहर चला गया है तो वह मुनीम अपने एक आदमी के साथ मिलकर एक चाल चलता है। सुनो, अच्छा मौका है, होशियार सिंह यहाँ पर नहीं है, हमें आज रात ही तिजोरी से सारा धन निकालना होगा। यह सोच दोनों सेठ जी के कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं वहां हरिया बैठा होता है। ये हरिया यहाँ क्या कर रहा है? लगता है इस होशियार सिंह ने इसे यहाँ तैनात किया है। इसके रहते हुए हम तिजोरी को हाथ नहीं लगा सकते। मुझे इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। एक काम करो, आज रहने देते हैं। हमारे पास अभी भी 1 दिन का समय है। जब तक सेठ आएगा तब तक हम अपना काम और इस हरिया का काम भी तमाम कर चुके होंगे। इसे बहुत शौक है ना निगरानी रखने का। कल ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसे कल के कल ही मारकर जंगल में जाकर गाड़ देते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और जब सेठ जी आएंगे और देखेंगे कि तिजोरी का सारा धन और पैसे गायब है और हरिया भी गायब है तो सारा इल्जाम इस हरिया पर आ जाएगा। हमें धन भी मिल जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। सारे लोगों को यही लगेगा कि हरिया ने यह सब कुछ किया है। और फिर अगले दिन मुनीम खाने में जहर मिला देता है और हरिया के पास जाकर बोलता है, हरिया, तुम कब से यहाँ बैठे हो? ऊपर से तुमने कुछ खाया भी नहीं है। जाओ, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, तब तक तुम खाना खा लो। नहीं मुनीम जी, सेठ जी ने बहुत भरोसा करके मुझे यह काम सौंपा है। जब तक सेठ जी नहीं आ जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। वैसे भी खाना मैं बाद में खा लूँगा। अरे ऐसे कैसे? तुम कब से भूखे हो? मैं काम करता हूँ, खाने की थाल यहीं लेकर आता हूँ, तुम यहीं बैठकर खाना खा लो, फिर तो ठीक है ना? जी मुनीम जी, ठीक है, मैं यहीं खा लूँगा। मुनीम खुश होकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हरिया सोचता है, सेठ जी ने कहा था कि उनका कोई करीबी ही उनके खिलाफ है। उनमें यह मुनीम भी तो हो सकता है। नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इस मुनीम पर भी नहीं। और ऊपर से यह मुझे खाना खिला रहा है। आज तक इसने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की और आज इसे मेरे खाने की क्यों पड़ी है? जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी वहां पर मुनीम खाने की थाली रखे कहता है, लो भाई, जल्दी से खाना खा लो। धन्यवाद मुनीम जी, जो आपने मेरे लिए इतना सोचा और आपने मेरे लिए ये खाना लाए। आप जाइए ना, मैं खाना खा लूँगा। मुनीम वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हीरा सोचता है, जरूर इस खाने में कोई ना कोई गड़बड़ है, तभी तो ये मुनीम मेरे इतने पीछे पड़ रहा है। कुछ भी, जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाता तब तक मैं ये खाना नहीं खा सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस खाने को जल्दी से बाहर फेंक कर आता हूँ। मुनीम को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। फिर हीरा वह खाना बाहर जाकर एक जगह फेंक देता है। वह देखता है कि वह खाना कुछ पंछी और कीड़े खाने आ जाते हैं और जैसे ही वह खाना खाते हैं वह बेहोश हो जाते हैं। यह देख हरिया को बहुत बड़ा धक्का लगता है। हे भगवान, इसका मतलब मैंने जो सोचा था वह सच है। यह मुनीम मुझे मार देना चाहता था और इस मुनीम की ही नज़र सेठ जी की दौलत पर है। मुझे यह बात जल्द से जल्द सेठ जी को बतानी होगी। पता नहीं यह मुनीम कब से मेरे मालिक को ठग रहा है। थोड़ी देर बाद मालिक आते ही होंगे, मैं उन्हें सारी बातें बता दूंगा। अभी फ़िलहाल मुझे बेहोशी का नाटक करना होगा, नहीं तो मुनीम सोचेगा कि मैं वह खाना खाया ही नहीं और मुझे अपने पास बचाव के लिए कुछ रखना होगा। पता नहीं यह लोग किस हद तक चले जाएं। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरी यह मुझे बेहोश करके करना क्या चाहता था। फिर हीरा बेहोशी का नाटक करता है और नीचे लेट जाता है। मुनीम अपने आदमी से कहता है, इसका काम तो तमाम हो गया। एक काम करते हैं, सबसे पहले जाकर तिजोरी में से सारा धन निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको भी ठिकाने लगा देंगे। दोनों सेठ जी का सारा धन निकाल लेते हैं और फिर हरिया उठ जाता है। अपने हाथ में चाकू रख उन्हें धमकाता है और कहता है, खबरदार, अगर मेरे मालिक के धन को यहाँ से ले जाने की कोशिश की, मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। चुपचाप ये सारा धन यहाँ रख दो। तुम जिंदा हो? तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? क्यों मुनीम, मुझे जिंदा देखकर तुम्हें हैरानी हो रही है ना? तुमने तो बड़ी अच्छी चाल चली थी मुझे ठिकाने लगाने की, लेकिन तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। तुमने क्या सोचा था? तुम मुझे मार दोगे और सेठ जी का सारा धन लेकर यहाँ से भाग जाओगे। कुछ तो शर्म करो मुनीम। सेठ जी सालों से तुम पर भरोसा करते आ रहे हैं और ये तुम क्या कर रहे हो?
तुमने उनके भरोसे का ये सिला दिया। जब सेठ जी को यह सब कुछ पता चलेगा, उन्हें कितना बुरा लगेगा, उनके दिल पर कितनी चोट पहुंचेगी। जिसके भरोसे पर तुम्हारा घर चलता है, तुमने उसके ही घर में चोरी कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी किसी की कदमों की आहट आती है। लगता है सेठ जी आ गए, अब तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा हो गया सेठ जी जल्दी आ गए। तुम्हारी ये घिनौनी हरकत सेठ जी अब अपनी आंखों से देखेंगे। मैं भी देखता हूँ अब तुम कैसे बचते हो। तभी मुनीम को एक तरकीब सूझती है और सारा धन हरिया के पास रखकर खुद नीचे बैठ जाता है और हरिया से कहता है, नहीं हरिया, मुझे मत मारो, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमारे सेठ जी ने तुम पर इतना भरोसा किया और बदले में तुम सेठ जी को इतना बड़ा धोखा दे रहे हो। ये गलत है हरिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये सब मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तभी होशियार सिंह वहां पर आ जाता है और यह सारा मंजर देख सारा खेल ही उल्टा पड़ जाता है। हरिया सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह मुनीम बोल क्या रहा है। ये सब क्या हो रहा है मुनीम जी? ये सब क्या है? अच्छा हुआ सेठ जी आप आ गए, मुझे बचा लीजिए सेठ जी। ये हरिया मुझे मार देना चाहता है। आप देखिए इसके हाथ में चाकू है। ये आपकी सारी दौलत लेकर यहाँ से भाग रहा था। मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो ये मुझे मार देना चाहता है। यह सारी बातें सुन होशियार सिंह को बहुत बड़ा धक्का लगता है और हरिया के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। वहां का मंजर देख कोई भी यही सोचता कि यह सब हरिया ने किया है। होशियार सिंह ने भी वही सोचा और सारा इल्जाम हरिया के सर में दिया। हरिया, मैंने तुझे अपने बेटे की तरह समझा था। परेशान फरामोश, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं सोच भी नहीं सकता था हीरा कि तू जैसा आदमी ऐसा कर सकता है। तूने आज मेरा दिल तोड़ा है। तूने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती वाला हो गई जो मैंने तुझ पर भरोसा किया। मालिक ये झूठ है। मालिक ये झूठ बोल रहा है। मैंने ये सब नहीं किया, बल्कि ये यहाँ से आपका सारा धन लेकर जा रहा था। मैंने इसे रोका है मालिक, नहीं तो ये अब तक भाग चुका होता। ये झूठ बोल रहा है, इसके बातों पर यकीन मत कीजिए मालिक। ये बहुत बड़ा झूठा है। इसने आपको धोखा दिया है। इसने जानबूझकर अच्छा बनने का दिखावा किया और आपके पीछे पीछे घर तक आ गया और आप भी इसके अच्छेपन का दिखावा समझ नहीं पाए और इसे काम पर रख लिया। बदले में देख लीजिए मालिक, इसने आपके साथ क्या किया है। आप खुद देखिए, इसके हाथ में चाकू है, सारा धन इसके पास है। अब आप ही बताइए मालिक, मैं झूठ बोल रहा हूँ या ये हरिया? नहीं मालिक, ये सब गलत है, झूठ है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं आपका वही हीरा हूँ मालिक। मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। ये मुनीम झूठ बोल रहा है, मेरा यकीन कीजिए। चुप कर एहसान फरामोश, सारा सच अब मालिक के सामने आ चुका है। अब तेरा नाटक करने का कोई फायदा नहीं। तुझे इस बात की सजा तो मिलकर रहेगी। मालिक, मैं अभी दरोगा जी को बुलाता हूँ और इस नीच को उनके हवाले करता हूँ। नहीं मालिक, दरोगा जी को मत बुलाएं। मुझे एक मौका दीजिए मालिक। अगर आपको कभी मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा हुआ था तो मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं अपने आप को साबित कर सकूं। नहीं मालिक, इसकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपको अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाना चाहता है। इसकी बात मत सुनिए, ये बहुत बड़ा ठग है। ये आपको लूटने के इरादे से यहाँ आया था। शायद इसलिए इसने जानबूझकर ईमानदारी दिखाई और आपसे तब पैसे नहीं लिए और यहाँ इस घर में घुस आया ताकि आपकी तिजोरी साफ कर सके। आप इसकी बातें मत सुनिए, मैं अभी दरोगा जी को बुलाता हूँ। रुक जाओ मुनीम, इसने हम पर हमारी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया था। उसे एहसान के बदले हमें इसे एक मौका देना चाहते हैं। बोलो हरिया, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। साबित करो कि यह सब तुमने नहीं किया है। और हाँ, अगर तुम साबित ना कर पाए तो तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जो तुम कभी सोच भी नहीं सकोगे। मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद मालिक। मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं आपको भी मुझ पर यकीन है। मेरे साथ चलिए मालिक, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर आपको यकीन आ जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। यह बात सुनकर मुनीम थोड़ा डर जाता है और अपने मन में सोचता है, आखिर ये क्या दिखाने की बात कर रहा है? ये मालिक को कहाँ लेकर जा रहा है? मुझे मालिक को रोकना होगा। नहीं मालिक, पागल मत बनिए, आप इसकी बात मत मानिए। इसके साथ कहीं मत जाइए। इसके सिर पर खून सवार है। ये कहीं आपको भी ना मार दे। ये दौलत की आड़ में अंधा हो चुका है। इसे किसी भी हालत में आपके पैसे चाहिए। इसे आपसे कोई मतलब नहीं। आप इसकी बातों में मत आइए। आप फौरन दरोगा जी को बुलाएं। ये बहुत खतरनाक आदमी है। ये किसी को भी मार सकता है। मुनीम, तुम थोड़ी देर चुप रहोगे? तुम चलो। हरिया, तुम क्या दिखाना चाहते हो? दिखाओ हमें।
फिर हरिया होशियार सिंह को लेकर उस जगह जाता है जहां उसने जहर वाला खाना फेंका था। वहां कीड़े और चिड़िया मरी हुई होती है। हरिया होशियार सिंह से कहता है, देखिए मालिक, यह कीड़े और ये पक्षी मर चुके हैं। दरअसल मालिक, इस मुनीम ने मुझे ज़बरदस्ती खाना दिया था जिसमें इसने जहर मिलाया था। यह मुझे मारकर आपकी सारी दौलत लेकर यहाँ से कि मेरे रहते ये चोरी नहीं कर सकता, इसलिए इसने यह चाल चली और खाने में जहर मिला दिया। मुझे इस पर शक हुआ, इसलिए मैंने वह खाना ना खाकर यहाँ आकर फेंक दिया था। नतीजा आपके सामने है कि इस खाने में सच में जहर था भी या नहीं। सारा सच होशियार सिंह के सामने आ जाता है। होशियार सिंह को बहुत बड़ा धक्का लगता है। होशियार सिंह को मुनीम पर बहुत गुस्सा आता है। होशियार सिंह मुनीम से कहता है, अच्छा, तो तुम थे आस्तीन के सांप, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा घिनौना काम करते हुए? और ऊपर से तुम हरिया पर इल्जाम लगा रहे थे। तुम इसलिए मुझे यहाँ आने से रोक रहे थे, ना तो वह तुम ही थे जो सालों से मुझे ठगते आ रहे हो, मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो। आज अगर हरिया या अनाज यहाँ ना होता तो तुम्हारी असलियत कभी मेरे सामने आती ही नहीं। मैंने आंख बंद करके तुम पर भरोसा किया था, तुमने उसे भरोसे का यह सिला दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दौलत की आड़ में तुम इतना गिर गए कि तुमने हरिया की जान लेने की कोशिश की। कल को तो तुम मेरी जान भी ले लेते। अच्छा हुआ जो तुम्हारी असलियत सामने आ गई, क्योंकि तुम जैसे नीच आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं अभी दरोगा को बुलाता हूँ, तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। फिर होशियार सिंह पुलिस को वहां बुलाता है और पुलिस मुनीम को पकड़कर वहां से लेकर जाती है। उसके जाने के बाद होशियार सिंह हरिया से, हरिया, मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। मैं तुझ पर यकीन नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। नहीं सेठ जी, आप अपनी जगह पर सही थे। आपकी जगह कोई भी होता तो यही सोचता। उस मुनीम ने चाल ही ऐसी चली थी कि आप उसके चाल में आ गए। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप माफ़ी मत मांगे। सेठ जी, आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरे परिवार को संभाला है, नहीं तो मेरी हालत क्या थी। मालिक, आज आपकी वजह से मेरा खुशहाल परिवार है, सब अच्छे से चल रहा है। आप मेरे लिए किसी भगवान से काम नहीं हो। मैंने गलती की है, मुझे तुझ पर भरोसा करना चाहिए था। हरिया, आज के बाद मैं तुझे अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता हूँ। तू जानता है हरिया मेरा कोई नहीं है, लेकिन आज के बाद तू मेरा बेटा है और मेरे बाद यह सारी संपत्ति तुम्हारी ही है। मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करता हूँ। हरिया, आज से तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो और मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार को यही लेकर आ जाओ और हमेशा मेरे साथ मेरा बेटा बनकर रहो। यह सारी बातें सुन हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हरिया घर जाकर अपनी पत्नी को यह सारी बातें बताता है। वह भी बहुत खुश हो जाती है और हरिया अपने परिवार सहित होशियार सिंह के साथ रहने लगता है और उसका सारा कारोबार संभालने लगता है।